नमस्कार, मैं आकाश भारती स्वागत करता हूं हमारे चैनल आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स में। आज हमारे साथ विजय कुमार दुबे, कुशीनगर सांसद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। जी नमस्ते। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, अच्छे हैं। सबसे पहले सर मैं पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में कैसे आए और कब आए? राजनीति में मैं बाद में आया, बहुत बाद में। जी राजनीति के पहले लगभग एक दशक तक मैं केवल सामाजिकता निभाया, जी क्योंकि वो सन 2000 का लगभग समय था जब इसके पहले मैं व्यवसाय में था, उसके पहले गेम्स में था। जी अपने स्कूली लाइफ में मैं खिलाड़ी अच्छा था, फिर उसके बाद व्यवसाय मेरे अच्छे थे। मेरा फार्मिंग भी है, कृषि भी है। जी लेकिन महाराज जी के, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी जी के नीतियों से प्रभावित हुआ मैं आप कह सकते हैं हिंदुत्व के तरफ मैं आकर्षित हुआ। और मैं एक बताऊं कि आम कार्यकर्ता से अपनी सामाजिकता की लाइफ शुरू की। जी मैंने संगठन खड़ा किया, काफ़ी सैकड़ों गांवों का मैंने स्ट्रगल भी किया है, क्योंकि आप जानते हैं जब समाजवादी का शासनकाल हो उत्तर प्रदेश में जी या बसपा का, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व पर चलने वालों के लिए रास्ते फूलों का नहीं, जलते हुए अंगारों का ही मिलेगा। और मैंने इस अभियान में, इस संघर्ष में असहाय परिवारों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध न्याय के पथ में, जो हमारे संगठन का थीम था, जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो एक नीति बनाई थी संगठन की, या हिंदुत्व के सम्मान में कहीं भी कुठाराघात हुआ, तो आस्थाओं पर कुठाराघात हुआ, तो हम लोगों ने संघर्ष किया। मैं बताऊं कि समाजवादी कार्यकाल में मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया, जी तब भी मैं 5 महीना जेल काटा। मिसरौली डोल प्रकरण, मेरे यहाँ कई प्रकरण में ऐसे संघर्षों में कई बार जेल गया। दर्जनों मेरे ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए। लेकिन हम लोगों ने कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। राजनीति में तो हम लोग का तो संगठन गैर राजनीतिक था हिंदुओं के लिए। हाँ, और हमारा तो विधानसभा आप सोचे कि 64 साल से रिजर्व था। तो जिसका विधानसभा रिजर्व हो, एक आम कार्यकर्ता लोकसभा लड़ेगा, वो तो सपने से बाहर होता है। बिल्कुल। तो आप मान सकते हैं कि राजनीति हम लोग का लक्ष्य था ही नहीं। उस समय राजनीति करने वाले लोग हम लोग को कहते थे कि ये ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आगे रास्ता नहीं, और ये सामाजिकता का मोल क्या। लेकिन देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में बहाया गया पसीना कभी धूल में नहीं मिलता, और ईमानदारी पूर्वक किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता। ये आप अगर मेरे सामाजिक जीवनी को अगर देखेंगे तो ये चरितार्थ आपको 100% नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जब आपने युवा हिंदू वाहिनी में आप शामिल हुए, इसका अनुभव क्या रहा आप जीवन में आपके? अनुभव का मैं कहूँ कि मुझे परिश्रम करने की शक्ति मिला। स्ट्रगल कहा जाता है विपरीत परिस्थितियों में जो लोग संघर्ष करने की आदी होते हैं जी तो संघर्ष करने की क्षमता भी उन्हीं में वृद्ध होता है। अब वो आगे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वो काम आएगा। तो हम लोगों ने एक आम कार्यकर्ता की तरह जो स्ट्रगल किया, जी तो आज एक एज ए जनप्रतिनिधि मैं कितना भी मेहनत करता हूँ, मैं तो कहता हूँ खुले मन से कहें या अपने शीर्ष नेतागणों से जी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अधिकतम सांसदों का जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के योजनाओं को लेकर जनता के बीच समय देने का अगर आप मापदंड तौलेंगे तो अग्रणी, मतलब पहली लाइन जो होता है उसमें मेरा नाम आएगा। तो हमें स्ट्रगल करने में कोई आज मेहनत नहीं लगता, इसलिए कि मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह मैं योद्धा रह चुका हैं आप। तो आपने पहली
बार चुनाव कब लड़ा था आपने? 2009 में। 2009 में लड़ा था। हाँ, अचानक मुझे भाजपा का प्रत्याशी जब बनाया गया जी तो मेरे सामने चुनाव समाप्त होने में केवल 26 दिन थे। 26 दिन का चुनाव में लड़ा और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय कम वोटिंग के चुनाव होते थे। 2,70,000 पर जो जीते, जी उस समय माननीय आरपीएन सिंह जीते थे। सेकंड पर स्वामी प्रसाद मौर्य थे 2,03,000 और 1,68,000 पर मैं तीसरे पर था। लेकिन मुझे संतुष्ट इस बात का था कि 26 दिन की चुनाव और जीवन का बड़े प्लेटफार्म पर पहला चुनाव और 1,68,000 कम नहीं उस समय था। वही मेरा बेस था। आप कहेंगे 2019, 2024, लेकिन बेस वही था। 2009 वाला। हाँ, उसी में पहली बार लोग जाने कुशीनगर चुनौतियों लोकसभा को का। आपको सामना करना पड़ा जब पहली बार आपको 26 दिन पहले आपको बोला गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो सबसे बड़ी आपके पास चुनौती क्या थी चुनाव में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि समुद्र में किधर तैरूं कि किधर जाऊं किनारे। आप बताइए 26 दिन में क्या करेगा आदमी। एक विधानसभा में 2 दिन भी समय नहीं मिल रहा था। जी और उस समय आज के दौर में जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी महाराज का भाजपा है, उस समय आपको याद होगा भाजपा के पक्ष में कुछ था नहीं। जी स्ट्रगल का दौर था और बहुत मेहनत करना पड़ा। और मैंने अपने जीवन का इतना मेहनत किया हूँ कि दोबारा किसी चुनाव में कल्पना भी नहीं कर सकते। 26 दिन में मैंने, हमें लगता है कि 400-500 गांव में पैदल जनसंपर्क कर लिया था, डोर टू डोर। डोर टू डोर। हाँ, सुबह 7 बजे से 12 बजे रात तक मेरे 400-500 जनसंपर्क। गाँव। एक दिन में 27 गांव 28 गांव करते थे। आज तो अभी लड़े 2024, 2019, सवाल ही नहीं था। सवाल ही नहीं था कि उतना मैंने, वो जुनून था। देखिए, कोई भी संगठन का कार्य अगर सामाजिकता के उद्देश्य से कर रहा है तो वो जुनून से ही कर सकता है। जी वो लाभ हानि की सोच रख के नहीं कर नहीं कर पाए। सकते। 2007 में जब योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था, तो आप पर गिरफ्तार किया गया, आप पर एनएसए की आईपीसी धारा 307 लगाई गई, गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस कठिन समय में अनुभव की आपकी भूमिका के बारे में विस्तार में बताइए। अरे 307 ही नहीं, 395 तक लगाया गया था। डकैती, हत्या, सब। खैर वो तो एडवाइजरी बोर्ड तोड़ दिया था तो हम लोग छूट गए, वरना तो सालों काटे होते। तो मैंने तो आपसे बताया ना, उस समय हिंदुत्व पर संघर्ष करने का मतलब आपके रास्ते फूल के नहीं, आग के अंगारों का था। वही स्ट्रगल जो महाराज योगी महाराज कर रहे थे तो हम लोग भी पीछे पीछे कर रहे थे, वही सीख रहे थे, वही प्रेरणा मिल रहा था और वही आज भी है। तो उन चीज़ों से फिर आप कैसे निकले? आपको नहीं लगा कि अरे ये हो गया है, अब जेल हो जाएगा? आप उससे डरे नहीं? नहीं, कभी नहीं। अरे आप विश्वास नहीं करें, विश्वास नहीं होगा। जी उस समय हमारी गाड़ी में एक लुंगी, एक ब्रश जिब्बा, एक पेस्ट, एक छोटी तौलिया जी हर समय लेके चलते थे हम लोग, कि कब हम लोग की कहाँ से, भाई रोज मुहिम होता था कुछ न कुछ, रोज कहीं न कहीं अन्याय अत्याचार, रोज कहीं आस्थाओं पर कुठाराघात, कहीं आस्थाओं पर हमला, ये सब तो आम था। तो हम लोग जानते थे कि अगर रोज संघर्ष कर रहे हैं तो रोज दिमाग में बैठा लें कि जेल कभी भी हो सकता है। और जेल जाने का अनुभव हमें यही मिला कि ये चीज़ रहे साथ में तो जेल में दिक्कत नहीं होगा। तो आप 5 महीने तक जेल में रह भी हैं आप? हाँ, 5 महीना जेल काटे, एक बार नहीं, 3 दिन भी रहे हैं, 13 दिन भी रहे हैं, 5 महीना भी। छोटे छोटे टर्म में भी रहे हैं। हाँ, मिसरौली डोल वो छोटा टर्म नहीं था, बड़े ही टर्म में जेल कोई जाता है। जी कुशीनगर के बतौर सांसद अभी तक आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की है आपने? कुशीनगर क्षेत्र में कौन से कार्य कराए हैं आपने? देखिए, मैंने अगर उपलब्धि की बात करेंगे तो एक उपलब्धि क्या कहूँ, सब महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जी 2019 के पहले कुशीनगर के भौगोलिक स्थिति को देख लीजिए और 2019 के बाद को देख लीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बना? ये 20 साल से हवाई अड्डा निर्माण हो रहा था।
एक तरफ बाउंड्री वाल बनता था, दूसरी तरफ लोग तोड़ देते थे, क्योंकि उनके पशुओं का चरगाह भी यही एयरपोर्ट था। 50 गांव के युवा जहां तोड़ दिया जाता था, उधर से व्हीकल घुसा के, और रनवे से बढ़िया ड्राइविंग स्पॉट कहाँ मिलेगा। ये था, एक आपको बल्ब जलाने की रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी व्यवस्था नहीं था। बस एयरपोर्ट का नाम देके कैसे कोई सरकार आया तो कुछ बाउंड्री वाल बना दिया, कोई आया तो कुछ रनवे में बढ़ा दिया। ऐसे ही एयरपोर्ट तो 1965 में जब चीन से लड़ाई हुआ था तब इसको एक वैकल्पिक व्यवस्था में रखा गया था। फिर हर सरकारें आई, इसी में 2-2 ईंटा जोड़ते गए लोग। कभी इसको सीरियसली एयरपोर्ट का रूप ले ये तो किसी ने सोचा नहीं। जब मैं 2019 में सांसद बना तो मैं गया पहले सत्र में सदन में, तो मेरे को क्या खबर मिलता है कि वहाँ धरना चल रहा है। किन लोगों का? जो लोग अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं करा पाए, वो आरोप लगा रहे थे कि योगी महाराज ले जा रहे हैं एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोरखपुर। जमीन ढूंढा जा रहा होगा। तो हमारे यहाँ के नेता ये आरोप लगाए कि योगी महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट को इसको कैंसिल करके ले जा रहे हैं अब गोरखपुर जी, और अपने मतलब संगठन के वो कार्यकर्ता जो बने हैं सांसद, अब ये मूक दर्शक बने रहेंगे, उनके मतलब इस कार्य में और सहयोग करेंगे। और ये आरोप मेरे पर उनके पर लगा के, और अच्छे मेरे यहाँ के टॉप लीडर, कोई धरना दे रहा था, कोई पद यात्रा कर रहा था, पद यात्रा चल रही थी। वो लोग जो अपने कार्यकाल में हवाई अड्डा उड़ान के लिए क्या हो सकता है कभी सीरियसली सोचे नहीं, केवल एयरपोर्ट पर जाके फ़ोटो लोग खिंचवाए, वो लोग ये धरना दे रहे थे। मैंने कहा चलिए, मुद्दा तो इसको बनाना ही था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि पहले ही इतना भारी मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन मैंने स्वीकार किया। मैंने सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। मैंने कहा कि सर बहुत सर्किट एरिया है, और बहुत सर्किट एरिया के नाते हर सीजन में लाखों यहाँ आते हैं श्रद्धालु बौद्धिस्ट देशों से, बिना किसी साधन के, न तो रेल न तो हवाई जहाज, लाखों आते हैं जी। आपने आश्वासन भी पहले दिया है कुशीनगर शायद 2014 में जाके कि एयरपोर्ट इसका बनाएंगे, तो हो जाए सर, इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, बहुत बार मिला। मैं बताऊं, एक एक डिमांड्स जो मेरे यहाँ डीएम बनाते थे उसको लेके मैं शासन में जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता था। वो चाहे 4 लेन एयरपोर्ट तक गया, चाहे आज पावर प्लांट देख रहे हैं, चाहे बाउंड्री वाल देख रहे हैं, सब कुछ इसको एक एक मैंने आइटम दर पैसा दिला के इसको किया। और ईश्वर के आशीर्वाद उसी साल 2019 के लास्ट में या 20 में माननीय प्रधानमंत्री जी इसको कैबिनेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिए जी। और शुरू हुआ, देखिए स्पाइस उद्घाटन बहुत ज़ोर शोर से हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, लाखों की जनता के बीच। उस समय स्पाइस जेट से शुरुआत हुआ था। हाँ, कुशीनगर टू दिल्ली एक फ़्लाइट जाती थी, एक आती थी। कुछ दिन तक कुशीनगर से कलकत्ता भी हुआ था, लेकिन स्पाइस जेट से। स्पाइस जेट से तो डरे हम लोग पहले से थे। इसकी हालत तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ही दे दिया था रिपोर्ट कि इसकी 50% प्लेनें ऐसी हैं जो रिजेक्ट कर देने की। खैर चला, 4 महीना नियमित चला, उसके बाद 4 महीने के बाद ये अनियमित शुरू हुआ, बने का एक कैंसिल हो जाए। तो आप जानते हैं ये स्थिति पर यात्री कम होते जाते हैं, और अंत में ख़राब वेदर का बहाना बनाकर ये बंद कर दिए। तो ILS मेरे यहाँ नहीं बना था। ILS वो होता है लो विजिबिलिटी में भी उड़ान हो जाए, रात के नाइट में भी हो जाए, कोहरे में भी हो जाए। हाँ, कोहरे में भी हो जाए। तो इस समय का पोजीशन, अब तो सालों से ये बंद है, तो ये है कि ILS के एक सब्स्टिट्यूट होता है DDR, वो हमारे यहाँ कंप्लीट है। और ILS इतना काम तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हल्के उसमें ये काम करता है। तो ILS के पर भी लगे हम लोग को। लेकिन इसके साथ अभी थर्सडे को माननीय RPN सिंह जी, माननीय सांसद देवरिया और हम तीनों लोग गए
और जो उड्डयन मंत्री हैं हमारे भारत सरकार के माननीय नायडू जी से मिला गया। और आपको बताऊं कि इंडिगो का सर्वे भी शुरू है। हम लोगों ने कहा कि आप इंडिगो से स्टार्ट कराइए, फिर इंडिगो स्वयं अन्य स्टेशनों के कहाँ से लाभ इनको मिलेगा, कहाँ यात्री यहाँ से ज़्यादा जाएंगे आएंगे, वो खुद ढूंढ लेंगे। ये काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हाँ, लेकिन ये मान के चलिए इंडिगो से शुरू हो जाएगा। इंडिगो से शुरू होगा। कुशीनगर को बौद्ध धर्म के प्रमुख 30 स्थलों में से एक माना जाता है, जहां गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त किया गया था। इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए आप किन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले मैंने 2019 से ही शुरू किया। हमारे यहाँ बस सर्किट एरिया, मतलब अगर 4 लेन से आपको मंदिर जाना हुआ, जी भगवान बुद्ध मंदिर, जी या फिर बुद्धा डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, और लेफ़्ट साइड में शहर था। अब तो लेफ़्ट साइड में 4 लेन जाके एयरपोर्ट से भी मिल गया। मेरे दिमाग में था वो बड़ा एक्सीडेंटल जगह था, मतलब वो हर साल दर्जनों लोग मरते थे और ये जो पढ़ने वाले छात्र की गाड़ियाँ एक्सीडेंट कर, मतलब 4 लेन उसी बीच से रोड क्रॉस करके आना और जाना एक्सीडेंटल। मानवीय त्रुटि था इंजीनियरों का। इसके बाद कसिया के उस पार एक गोपालगढ़ है, वहाँ भी यही हाल, बच्चों की गाड़ी एक्सीडेंट होती। सबसे पहले ये 2 फ्लाईओवर मेरे देश आज़ादी के बाद से कुशीनगर लोकसभा कहें या जिला भी कह सकते हैं, पहला 2 फ्लाईओवर माननीय गडकरी जी से, राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी से मैं लाया। आप देखिए वो शानदार बन के कंप्लीट है, चालू है। फिर एक फ्लाईओवर में सबसे आप कह दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर की, बीच में भी गाड़ी उतरने और चढ़ने के साथ वो फ्लाईओवर ऊपर और नीचे अंडर रेलवे अंडरपास, ये दोनों ये भी 50% बन गया। हाँ, अब तो मैं हाटा का भी दोनों एक्सीडेंटल NH-28 पर मैं पास करा चुका हूँ, टेंडर में है, बहुत जल्दी शिलान्यास किया जाएगा। फिर पडरौना के रेलवे क्रॉसिंग पर एक पर मेन पर अंडरपास बन रहा है, दाहिने आरओबी के लिए टेंडर हो चुका है। आरओबी मतलब फ्लाईओवर जी। इतनी फ्लाईओवरें कुशीनगर में जी, ये देश आज़ादी के बाद पहली बार मैंने लाने में सफल हुआ। फिर हमारे यहाँ बड़े एक अस्पताल की ज़रूरत थी। असहाय परिवार के लोग छोड़ देते थे ईश्वर के नियत पर कि मेरा पेशेंट मर जाए, लेकिन हम वो PGI जाने के सक्षम नहीं होते हैं। लखनऊ, गोरखपुर जाना उनका पहाड़ होता है। मेडिकल में भी आप जानते हैं, अगर थोड़ा पैरवी न रहे तो दिक्कत थोड़ा आ ही जाता है आम पेशेंटों को। वो सुविधा मेडिकल कॉलेज मेरे यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है। इसके साथ हमारे यहाँ आप जानते हैं 500 करोड़ की लागत का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूर्वी उत्तर प्रदेश का आप कह सकते हैं चौथा मात्र शुभारंभ होने जा रहा है। कहाँ? वो बहुत सर्किट एरिया, मतलब वो भगवान बुद्ध की मंदिर का एरिया जहाँ समाप्त होता है जी। ये मैत्रेय परियोजना की 195 एकड़ में 144 एकड़ में बनने जा रहा है। और इसका रिसर्च शोध संस्थान वहीं सिवरही जो गन्ना शोध संस्थान है वहाँ बनेगा। मेन फैकल्टी बिल्डिंग यहाँ रहेगी। और तो मेरे पास आपने विकास की बात किया तो बता दे रहा हूँ, अगर आवागमन की सूरत अगर देखें जी, तो उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों की अग्रणी पंक्ति में कुशीनगर इस समय है। जबकि आप नेपाल से चलेंगे जी, तो कुशीनगर तक शानदार वो मुख्य पश्चिमी गंडक नहर का पटरी 1 अरब का था, वो बीच में 10 किलोमीटर गैप रह गया था, वो भी हो गया टेंडर। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ीकरण लगभग सब हो गए हैं मेरे यहाँ प्रमुख मार्ग। अब तो गांव के गांव अंदर जोड़ने वाले पर हम लोग लगे। जो आपसे पहले सांसद थे उन्होंने ये कार्य योजना कभी क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं सोचा? ऐसा नहीं है, प्रयास सभी सांसद करते हैं, लेकिन 2 सबसे पहले आप प्रयास के पीछे कितना आप जनूनी तौर पर लगे हैं, इससे बड़ी योजना आती है। आप देखते होंगे हम लोग जाके अगर केवल माननीय मंत्री जी से मिल लें, कैबिनेट मंत्री से जी, और लेटर दे दें और फोटो खिंचवा लें, अखबार में डलवा दें, तारीफ तो मिल जाएगा,
लेकिन वो योजना इतनी आसानी से आपके जनपद की धरातल पर उतर जाता है क्या? मैं एक एक स्टेज तक पीछा करता हूँ, वित्त विभाग तक जाता हूँ, मैं वो जो इनके मेंबर होते हैं उनसे संपर्क करता हूँ, मैं लखनऊ में जो इनके होते हैं मुख्यालय जो NHI के वहाँ तक जाता हूँ, मैं PD जो गोरखपुर के बैठे हैं उनको तगादा करता हूँ। तो नीचे से टॉप टू बॉटम आप कह सकते हैं मैं प्रयास करता हूँ। आप डीप तक जाकर सारे काम करवाते हाँ, और साथ में मैं मान सकता हूँ कि माननीय यशस्वी जब प्रधानमंत्री मोदी जी हों और योगी महाराज हों, तो इनके साथ अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो जाए जी, तो बड़ी बड़ी सफलता मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा हमेशा परिवारवाद और वंशवाद राजनीति से दूर रहने का दावा करती है, लेकिन आपकी पत्नी और आपके बेटे दोनों ब्लॉक प्रमुख रहे हैं जो परिवारवाद के उदाहरण हैं रूप में देखा जा सकता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो शुरुआती दौर था कि पत्नी, उस समय मैं तो MLA भी नहीं था, सांसद भी नहीं थे, महिला हुआ था ब्लॉक, मैंने कहा लड़ा दो। क्यों? मेरे हर चुनाव में हमसे कम मेहनत नहीं वो करती हैं, और चुनाव में ही नहीं, महिलाओं का कोई भी आयोजन होता है एकदम तैयार रहती हैं। मैंने हरी झंडी दिया नहीं कि पहुंची तो एक मौका उनको भी मिलना चाहिए, तो मैंने उनको भी मौका दिया। बालक मेरे इंजीनियर हैं, SRM में इंजीनियरिंग किए, लास्ट ईयर में उन कैंपस सिलेक्शन हो गया। लेकिन देखते हैं कि पापा अकेले न तो न्योता हम लोग अकेले कर सकते हैं। अब मैं सदन में हूँ तो उधर ज़रूरी कितने टॉपिक ऐसे हैं जहाँ मेरा होना चाहिए नहीं रह पाते हैं। इसी में लखनऊ भी जाना होता है, दिल्ली जाना, तो एक हाथ बटाने वाला घर का एक सदस्य तो चाहिए, जरूरी है होना। तो बालक मेरे लगे हैं। ठीक है, ये डेलीगेट्स चुनाव प्रमुखी का, जी चूँकि ब्लॉक एक स्तंभ होता है विकास का, जी, तो कम से कम एक ब्लॉक रहता है तो एक ब्लॉक की मजबूती बनी रहती है। तो दोनों खड्डा विधानसभा के दोनों ब्लॉक पर, ब्लॉक कौन सा था, क्या नाम था? तब खड्डा भी थे, नौरंगिया भी थे, इस समय खड्डा है। अच्छा, तीसरी बार। अच्छा। आपका जन्मदिन 20 जून को होता है, इसी दिन विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा और भारत में आने वाली शरणार्थियों को लेकर आपकी क्या राय है? अब देखिए, किसी के जन्मदिन, आपका अपना जन्मदिन आपका अगर उठा लें तो जरूर कोई ना कोई विश्व का उस दिन गौरव का दिन मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आज से हो रहा है, ये तो बांग्लादेश जब से बना तब से हो रहा है। लेकिन इस समय ज़्यादा आप देख रहे हैं कि विरोध है, तो क्यों है? क्योंकि भाजपा की नीति है। पहले की सरकारें तुष्टिकरण नीति पर रहते थे लोग, वही उनका मोटो, वही उनका मिशन, वही उनका हथियार और वही उनका सत्ता तक जाने का एक रास्ता, तो वो तो आवाज़ उठाते नहीं थे। अब हमारी सरकार अगर आवाज़ उठा रही तो हमारे सरकार के हम ही लोग तो हैं। तो इस समय मुहिम चल रहा है हिंदुओं पर विरोध का, देखिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध चल रहा है कि नहीं, इसलिए आपको दिख रहा है। यह अत्याचार आज से नहीं हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह जो अपने हिंदू भाई रह गए उन पर अत्याचार तो चला है, ये कौन सा नया बात है? बांग्लादेश में भारतीय ध्वज का अपमान जैसे मामलों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे जहाँ हिंदू ही सुरक्षित नहीं, हिंदुत्व नहीं सुरक्षित, वहाँ भारत का तिरंगा कैसे सुरक्षित? ये तो हम लोग हमेशा कहते हैं, भारत का तिरंगा तभी तक सुरक्षित जब तक हिंदू और हिंदुत्व सुरक्षित है। जो लोग उठा के देखिए आतंकवाद में लिप्त हैं, राष्ट्र विरोधी, भारत देश के राष्ट्र विरोधी तत्वों में लिप्त हैं, उनके नज़र में तिरंगा का सम्मान है क्या? दोनों कभी नहीं आ पाएंगे जी। जो आतंकवाद में लिप्त है, जो हमारे राष्ट्र के विरोधी हैं, वही तिरंगा के विरोधी हैं। कुशीनगर में बढ़ते ही महिलाएं अपराध जैसे छेड़छाड़ी, एसिड अटैक के मामलों पर आपकी सरकार की अभी तक
क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, कुशीनगर मूलतः आप देखें आपराधिक धरती नहीं है। भगवान बुद्ध का ये परिनिवार बहुत शांति का स्थल है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध का एंड स्थल था। जी। मंदिर में भी जाएंगे, वहाँ पहले ही लिखा है, एक शब्द मुँह से नहीं निकालना। पूरा कैंपस मंदिर का एकदम शांत रहता है, और शांत वो है भी। अब छोटी मोटी घटनाएं, मारपीट हुआ, किसी की चोट लग गया ज़्यादा, तो हत्या भी उसको आप मान लें। अभी इधर आप देखेंगे एक नकली नोट का खेप मिला। नकली नोट का? जी। ये पहली बार ऐसा हुआ, और इसमें संलिप्त कौन है कि इनके नेता बड़े बड़े अपराधी मारे जा रहे थे पुलिस के हाथ। पुलिस मारे जा रहे थे तो नहीं आवाज़ निकलती है, लेकिन अगर अपराधी मारा जाता है तो इन लोग के समाजवादी के नेता बहुत मुखर होकर काउंटर करते हैं। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे इस पर क्या बोलेंगे, जब इनका राष्ट्रीय सचिव, वो युवजन जो इनका होता है ना, कौन सा मोर्चा है कि युवाओं का होता है, एक तो लोहिया बहानी है। हाँ वही लोहिया बहानी। हाँ, तो उसी को तो राष्ट्रीय स्तर का कोई पदाधिकारी उसमें था, और सभी और भी तो पदाधिकारी थे। 11 में देखेंगे तो 6 तो वही सब थे, सब वही थे उसमें। हाँ, सब पर कार्रवाई हुआ है, गिरफ्तार हुए हैं, जेल हुआ है, लेकिन उनके तरफ से बोलने वाला कहाँ कोई मिलेगा। तो इस तरह कार्रवाई हमारे यहाँ अभी दुर्गा पूजा के मूर्ति पर हमला कर दिए थे लोग, दंड मिला है मज़े से, जेल काट रहे हैं लोग। तो कार्रवाइयाँ होती हैं। हम लोग के पीरियड में तो हम लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध तुरंत संज्ञान में ले लेते हैं। हाल ही में कोलकाता में 7 महीने की बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले में पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। पिछले 6 महीनों में कोलकाता में सामने दूसरा ऐसा मामला। अनुसार ऐसे मामलों को रोकने के आपराधिक सख्त सजा देने के लिए सरकार और समाज में कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अरे अब 6 महीना में 2, मैं कहूँ कि कलकत्ता और बंगाल में रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं। ये तो जब से यहाँ पर ममता जी का सरकार चल रहा है, अरे रोहनिया घुसपैठ, बांग्लादेशियों का घुसपैठ, जितने भारत विरोधी हैं सबको भर लिया गया है वोट लेने के लिए। अरे वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। वहाँ चाहते हैं कि राष्ट्रीय शासन लग जाए वहाँ पर? अब मेरे चाहने से तो देश की नीति नहीं चलेगा लेकिन आप बहुतों से अगर राय लेंगे तो वहाँ जो चल रहा है, जो अन्याय अत्याचार, उस पर वही होगा। वही होना चाहिए। ठीक। धाड़ा मिल के किसानों की ज़मीन अधिग्रहण को लेकर जो विवाद हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करीब 6-7 साल पहले या 7-8 साल, ढाणा को बिरला ग्रुप है, इसको डिस्टिलरी लगाना था, कैपेसिटी बढ़ाना था, इसको पड़ी ज़मीन की ज़रूरत। तो जो लोग भूमि अधिग्रहण लेते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो वो लाजमी है कि सर्किल रेट से ज़्यादा देते हैं, तभी कोई देगा ज़मीन। तो लगभग 300 लोग इनसे मुआवजा ले लिए। 300 लोग मुआवजा लिए और ज़मीन छोड़ दिए। अब बीच में 7-8 लोग ऐसे रहे कि मुआवजे नहीं लिए, और बीच में ऐसे हैं कि इनका स्कीमें नहीं बन पा रहा। तो ये लोग परेशान थे कि किसी तरह मतलब आप ले लो भैया। ये भी मैंने पूछा था कि क्या आप लोग रेट कम दे रहे हैं? ये लोग कहे कि नहीं, ये लोग जबकि 7 साल लटकाए लोग, मेरे हेड से नहीं लटकाए, ये लोग लटकाए, लेकिन फिर भी जिन 7 साल पहले जो लोगों को मुआवजा दिए थे उससे मैं डबल कर दिया, उससे भी डबल। तो ये लोग अब फिर ये प्रशासन भी इसमें कई बार हाथ डाला था। प्रशासन ही डालेगा, कोई और क्यों जाएगा? प्रशासन को ये लग रहा है कि मिल के इस कैपेसिटी बढ़ाने से गन्ना किसानों का भला होगा, डिस्टिलरी ले लेने से भला होगा, एथेनॉल फैक्ट्री भी लगाने की तैयारी में है, उससे भी किसानों को भला होगा। तो वही 7 लोगों को मुआवजा मिलेगा, दिलवाया जाएगा जी। हाँ, मुआवजा तो देंगे लोग। और अगर कोई 19-20, 18-20 रहेगा तो बीच में पड़ के हम लोग का प्रयास रहेगा कि किसानों को ही ज़्यादा मिले,
थोड़ा आर्थिक नुकसान उठा ले मिल, क्योंकि उनको ज़मीन मिल जा रहा है तो आगे स्कीम अपना बना लेंगे। आपने जैसा कि बोला मुआवजा दिया जाएगा, कब तक उनको देने की संभावना है, कब तक मिल नहीं नहीं, ये जाएगा? तुरंत तुरंत। तुरंत। आपने अपनी पार्टी को गंगा माँ की तरह पवित्र बताया था और ये भी कहा था कि भाजपा में शामिल होकर हर इंसान अपने पाप को शुद्ध हो जाता है। इस बयान पर क्या मतलब कहना चाहेंगे? ये मैं किसी जगह बोला था, लेकिन उसका मेन मतलब मैं बताऊं क्या था। कई विचारधारा के लोग भाजपा में आए। पहले जिस पार्टी में थे वहाँ तुष्टिकरण नीति चलता था और भाजपा में तुष्टिकरण नीति के विरोधी, मतलब एकदम अपोजिट में। यहाँ अब तो सबका साथ सबका विकास है। तुष्टिकरण नीति का भाजपा में कोई स्थान नहीं है। वो लोग होते हैं जो तुष्टिकरण नीति पर चलते हुए एक वर्ग की खुशामदगी करके सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। इसी का विरोध तो भाजपा में है। तो जो लोग वहाँ रहे हैं, तुष्टिकरण नीति पर रहे हैं, जो पार्टी का नीति रहा है, अब वो जब भाजपा में आते हैं तो भाजपा का तो बहुत स्वच्छ नीति और रीति है, राष्ट्रवाद की है, हिंदुत्व की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास देख लीजिए, आज उनकी योजनाओं का लाभ कौन नहीं ले रहा है। जो लोग विरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो देख लें सबसे ज़्यादा लाभ भी उन्हीं की योजना का वो ले रहा है। तो वही मैंने कहा कि जो कोई भी रहा हो विचारधारा, लेकिन जब भाजपा में आप आते हैं तो आपको भाजपा के नीति रीत पर ही रहना होगा। तो फिर अब वो मतलब जो बुरा नीति था वो छोड़ के अब ये स्वच्छ निर्मल की तरह पवित्र हो जाता है। अच्छे नीति रीत पे आ जाते हैं। कोई क्रिमिनल भाजपा में आना चाहे और वहाँ नहीं, पर आकर वो शुद्ध हो मैं जाता नहीं है, हो मानता, जाएगा। मैं नहीं मानता। मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों ने आज भी क्रिमिनली छोड़ के इंतज़ार कर रहे हैं कि वाइट पोस्ट हो गए, अब ले लेगी भाजपा, लेकिन हम नहीं मानते कि भाजपा कतई क्रिमिनल को नहीं लेता है। और वो भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज समय में तो असंभव है। असंभव है। संजय बांगर का भी नहीं। नाम एज ए क्रिकेटर मैं रहा हूँ तो संजय बांगर को जान रहा हूँ, वो क्रिकेटर के तौर पर। अब ये इसमें क्या कर रहे हैं इन्हें। आपने बोला क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में कुछ बताइए। आपने कब क्रिकेट वगैरह खेलते थे? अरे मैं अपने स्कूली टाइम में जूनियर रणजी खेला हूँ। अच्छा, गोरखपुर इंटर रीजन का कैप्टन क्या रहा उम्र हूँ। रही होगी आपकी ये तो? तब मैं 16-17 साल का था और उस समय मैं जूनियर रणजी खेल गया था। और जबकि गोरखपुर में कोई क्रिकेट का मतलब वेदर ही नहीं, मौसम ही नहीं, व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं। लोग लखनऊ और इलाहाबाद कानपुर में बोलबाला रहता था उत्तर प्रदेश में, वहाँ के लड़के कहते थे गोरखपुर मतलब गांव से आया है। हम लोग गांव के उस समय खिलाड़ी कहे जाते थे। लेकिन गॉड गिफ्टेड थे, अच्छी मैं गेंदबाजी करता था, स्पिन बॉलिंग, और मैं काफ़ी खेला। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे अंडर में खेला लड़का इंडियन टीम ही नहीं खेला, इंडियन टीम से रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तब मैं इंटर रीजन कैप्टन था और प्रैक्टिस करने आता था। आम प्लेयर वो है नरेंद्र हिरवानी। अच्छा, मेरे साथ के गोपाल शर्मा, शशिकांत खाडेकर, ये सब लोग इंडिया खेले, इंडिया वगैरह खेले। तो मैं क्रिकेटर रहा हूँ। इसी गलतफहमी में तो कुश्ती लड़ गए थे रवि किशन जी हमारे यहाँ। अभी वो पूछते आप, मैं बता दे रहा हूँ। मैं इनको ले गया, मेरे यहाँ पारंपरिक मतलब एक परंपरा चली आ रही है, दशहरा मेला लगातार 96वां साल था। तो रवि किशन जी को एज ए चीफ गेस्ट ले गए थे। तो अखाड़े पर गए हाथ मिलाने, तो इन्होंने माइक लिया, तो हम सोचे कि ये कुछ बोलेंगे हम लोग के खेल उपलब्धि, हमारे परिवार की उपलब्धि पर। बहुत भीड़ था, 50,000 लोग थे। तो ये बोले कि अगर आपके संसद में को चुनौती दे रहा हूँ, दम हो तो लड़ ले। तो रवि किशन जी जो गोरखपुर के सांसद ही नहीं हैं, पूरे देश के विख्यात सिने अभिनेता भी हैं, ये हम लोग के अच्छे मित्र भी हैं। अच्छा। तो चुनौती दिए, तो ये रवि किशन ये सोचे कि मैं क्रिकेट, अच्छा ऐसा नहीं कि मैं अपने स्कूली लाइफ में, इस समय भी MP 11 की टीम से खेलता हूँ। अभी 15 को मैच है हम लोग का,
इसमें मनोज तिवारी जी, कमलेश पासवान जी, रवि किशन जी, प्रवेश वर्मा जी, सब लोग हम लोग खेलते हैं क्रिकेट। अच्छा अच्छा कि हाँ, अच्छे अच्छे मैच होते हैं फिरोज शाह कोटला में। तो वो सोचे मैं क्रिकेट का ही प्लेयर हूँ, तो उन्होंने चुनौती दे दी है। अब चुनौती दे दिए, जोड़ तो कोई था नहीं, कहाँ 6 फुट का आदमी रोज़ जिम करने वाला, कहाँ मैं। लेकिन मैंने कहा आओ, अब मैं बताऊं कि पूरी दम वो लगा दिए, मुझे पटक नहीं सके, इसलिए कि मैं अपने स्कूली लाइफ में केवल क्रिकेट नहीं खेला हूँ। गांव जब भी जाते थे तो मैं अखाड़े पे जाता था और मैं कुश्ती लड़ा हूँ अखाड़े पर। अच्छा अच्छा, तो हाँ। कुश्ती में आपको बचपन से ही रुचि रही है? हाँ, रहा है, मेरा बचपन से और आज भी रुचि है। अखाड़े पे जाते थे, और वहाँ प्रैक्टिस जो पहलवान करते हैं ना अखाड़ा का, वहाँ मैं अपने गांव के अभी भी पहलवान। करते हैं आप? कभी कभी? नहीं, अब नहीं। अब नहीं हो पाता? नहीं, क्रिकेट खेल लेते हैं लेकिन कुश्ती नहीं। कुश्ती नहीं हो पाता। कुश्ती नहीं पता। महाराष्ट्र में हाल ही आपकी सरकार बनी है, जहां पर एक नारा बटेंगे तो कटेंगे काफ़ी चर्चा में है, तो आपको क्या लगता है, नारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाया गया था, इसके पीछे कोई वास्तविक उद्देश्य और नीति है? ये नारा जिन्होंने दिया हाँ। उनके तो जीवन का ये थीम है। हम्म, ये कौन बोले थे? उससे पहले, महाराष्ट्र से पहले हरियाणा में बोला गया था। हम्म, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोले थे। हम्म, तो ये गलत क्या है, सही है। जब जब हिंदू समाज जाति पर, छुआछूत पर, अगड़े पिछड़े के भेदभाव पर बटा है, तब केवल कटा ही नहीं है, अपने आस्थाओं का सम्मान नहीं अपमान होते देखा है, अपने हक अधिकार का शोषण होते देखा है। आज हमारे आस्थाओं का सम्मान हो रहा है, क्योंकि देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। तो आज प्रभु श्री राम 500 सालों के इंतज़ार के बाद आज उनका जन्म स्थल मुक्त ही नहीं हुआ। प्रभु श्री राम को अपने घर में वापसी जाने का एक विशाल मंदिर मिला। आज हमारे आस्थाओं का सम्मान काशी विश्वनाथ में देख रहे हैं, विंध्याचली माता में देख रहे हैं, महाकाल में देख रहे हैं। पहले के समय में क्या हुआ, हमारे आस्थाओं को तोड़कर हमारे ईंटों से मस्जिद बना दिया गया। एक नया बात है क्या? और वही नहीं, देश आज़ादी के बाद उन्हीं नीतियों पर, तुष्टिकरण पर चलते हुए सत्ता पर जाने वाले लोग हमारे समाज को बांटकर सत्ता तक पहुंचते रहे। 60 साल शासन किए, इसी कारण देश ही गर्त में नहीं गया। इस देश का गरीब, असहाय, निर्बल, दुर्बल, महिलाएं सब गर्त में गए। सब लोग अपनी मौलिक आवश्यकता की आवाज़ और हसरत लगाए रहे, लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक वर्ग को केवल खुशामदगी करके और सत्ता पर पहुंचने का षड्यंत्र करने वाले 60 साल इस देश को शासन चलाए। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंख खुल रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ऐसे और भी हमारे लोग हैं। तो आज समाज का आँख खुल रहा। तो कौन सा गलत है? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो अपने आस्थाओं का अपमान देखोगे, एक रहोगे तो अपने आस्थाओं का सम्मान देखोगे। ये तो सही है। कुशीनगर के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्राथमिक बुद्ध एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट आपके क्षेत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? बहुत हैं। एक्सप्रेसवे तो बनने जा रहा है बगल से सिलीगुड़ी तक जी, और आज पूरे देश को आज इसका लाभ मिल रहा है। जो माननीय गडकरी जी ने आज नगरों को जोड़ दिया 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेसवे से, जो सफ़र हम लोग करके 8 घंटा 9 घंटा दूरी तय करते थे, आज 2 घंटा में पहुंच जा रहा है, और भी सुरक्षित। बहुत लाभ है इसका, पूरे देश को लाभ है। हम तो चाहेंगे। युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, युवाओं के लिए आज एयरपोर्ट अपने रंगत में आ जाए तो सबसे पहले आप देखें वो युवा जो रोजगार के लिए लुधियाना, पंजाब और मुंबई जाता है, उसको वही व्हीकल्स वहाँ भी मिलेगा टैक्सी के रूप में। वही होटल जो बाहर जा रहा है चलाने, आज उसको वही होटल चलाने का एक सुयोग अवसर मिलेगा।
तो होटल्स, व्हीकल्स, ट्रैवल सब कुछ व्यवसाय बढ़ता तब है जब लोकसभा में कुछ ऐसी योजनाएं आती। इसीलिए हम लोग लगे हैं कि बौद्ध सर्किट एरिया को एक पर्यटन स्थल पर विकसित करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया। हमारी बौद्ध सर्किट एरिया अगर डेवलप कर जाती है एक पर्यटन स्थल के रूप में तो रोज़गार अपने आप पैदा होगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे फैक्ट्रियाँ आवे हमारे यहाँ भी। गन्ना शुगर मिल को छोड़ के कोई बड़ी फैक्ट्री तो हमारे यहाँ है नहीं। एक फैक्ट्री से सैकड़ों रोजगार परिवार को मिलता है। लगे हम लोग, देखिए ईश्वर ने चाहा तो इस कार्यकाल में काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा हम लोग देंगे। बढ़ावा देंगे। आपकी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लेकर आने वाली है, बताइए इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है, देखिए पूरा देश में हम लोग देखते हैं हर साल एक न एक चुनाव आ जाता है। अब उस चुनाव में नीचे से ऊपर तो लोग लग जाते हैं, प्रशासन से लेके सब कुछ जी। खर्चे जोड़ लीजिए, भारत देश में तो सबसे बड़ा अगर खर्च देखिए अर्थव्यवस्था का तो चुनाव पर होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जो आप 5 साल में 5 चुनाव करा के 5 खर्चे पाले हैं वो एक ही खर्चे में सब निपट जाएगा। बहुत फ़ायदे इससे ये कठिन है प्रक्रिया, लेकिन एक बार अगर हो गया, पहले होता था ऐसा, आज से 25-30 साल पहले 25-30 बहुत से चुनाव देखिए लोकसभा विधानसभा एक साथ होते थे। धीरे धीरे हो गया, लेकिन अगर हो जाएगा उम्मीद तो है 29 तक होगा तो उससे, और जो कि ये खर्चे बचेंगे तो ये जनता के ही काम आएगा, जनता के काम। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी, देश में विकास आगे बढ़ेगा, तो एक आम परिवार भी, एक गरीब भी आगे बढ़ेगा। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई और बुराई होती है, आपके अंदर कौन सी अच्छाई और बुराई है? इस धरती पर बुराई तो अपना कहने वाला कोई मिलेगा नहीं। नहीं, जैसे अब दम से गुस्सा कभी कभी आ जाता हो, गुस्सा ये तो मान लीजिए ह्यूमन नेचर है। आपको भी गुस्सा आ जाता होगा अगर हम लोग ज़्यादा देर बैठा देते हैं तो। लेकिन गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन अच्छा इंसान की वो गुण है कि अपने गुस्से को अपने धैर्य के अंदर समाहित कर ले। जो अपने गुस्से को धैर्य के अंदर समाहित कर लिया और धैर्य से रह गया वही सफल होगा। और गुस्से को हम मुंह पर ला दिए तो नुकसान ही करेगा, फेल हो सकते हैं फिर तो। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि इंसान को मेहनती होना चाहिए, अपने मेहनत के प्रति एकदम वफादार और ईमानदार होना चाहिए। और गुस्से को, अच्छा आपने ये प्रश्न किया, गुस्से को जो जितना ही अंदर समा ले, अंदर समाकर उस गुस्से को अपने आगे बढ़ने की ताकत बना ले, वही आगे जाएगा। स्वयं को छोड़कर आप किस सांसद को सबसे अच्छे सांसद के रूप में देखते हैं? ऐसा सांसद जिसे आप देख कर बोलते हो हर सांसद को ऐसा होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बहुत ही ऐसे सांसद हैं जी, और मैं तो कहूँ मेरे लिए हर माननीय सांसद मेरे पार्टी के। जी, आपकी पार्टी? मेरे पार्टी के। मैं पार्टी के सांसद का गुण नहीं लेना चाहता, मैं तो उनके नीतियों और रीतियों के विरोधी हूँ, तो हम उनका गुण क्यों लें, वो लोग हमसे गुण लें। तो संसद में बोलने का और अपने भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने यहाँ लागू कराने का, ऐसे बहुत से सांसद हैं, मैं उन लोग से सीखता हूँ। और किसका नाम लूँ, बहुत लोग हैं, निशिकांत दुबे जी हैं बोलने वाले। निशिकांत दुबे जी बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे रवि किशन जी भी अच्छे बोलते हैं। रवि किशन जी अच्छा बोलते हैं। आपके तो कमलेश पासवान जी हैं, कभी चेहरे पर नाराज़गी नहीं आएगा,
पंकज भैया हैं, पंकज चौधरी जी, कभी कोई लगेगा ही नहीं कि उनके दरवाजे जाके आप निराश लौटेंगे। ऐसे बहुत से हैं हमारे यहाँ। विपक्ष का कोई सांसद जो आपको पसंद हो, पार्टी को छोड़कर आपको वो व्यक्ति, उनका नेचर आपको पसंद हो, कभी आप मिले हो? सब कुछ पसंद होता है, लेकिन जब तुष्टिकरण पर देखते हैं हम लोग इनको मरते, तो सारी उनकी खूबियां मेरे नज़र में जीरो हो जाती हैं। और सब तो वही हैं, क्योंकि उनके तो मुखिया का वही थीम है, तो क्या मैं इनकी खूबी की बात करूं? तो कोई सांसद नहीं है ऐसा सांसद होता, मतलब विपक्ष का, जो आपकी पार्टी में होना चाहिए? नहीं है। उसको पहले हमारे भाजपा की नीति रीत जो पवित्र गंगा जल की तरह है, उसमें आके नहाना पड़ेगा, तब ना उसका नीत बदलेगा। नहीं तो वो तो तुष्टिकरण नीत वाले हैं सब। आपके ट्विटर पे देखा था, वो बिरला की बेटी की शादी में गए थे, कार्यक्रम का माहौल कैसा था, कुछ बातें बताना चाहें? हमारे यहाँ पार्टी में, भाजपा में बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो एक बहुत छोटा सा देश के आखिरी छोर का एक सांसद हूँ। अब मुझे ना इनविटेशन मिलता तो माननीय ओम बिरला जी के शादी में कोई फर्क भी पड़ता क्या? लेकिन मेरे ऐसे जगह सांसद का, एक छोटे सांसद को माननीय ओम बिरला जी के अगर शादी का न्योता मेरे कुशीनगर पहुंच रहा है, तो मेरा धर्म है कि नहीं मैं पहुंचूं। जी। और मैं डायरेक्ट फ़्लाइट से आया था, और क्योंकि लेट हो गया था, मैं भाग के आया और डायरेक्ट एयरपोर्ट से मैं उनके यहाँ गया, और काफ़ी लोग से मुलाकात हुआ। वो उसी दिन मैं बधाई दिया उनको, देवेंद्र फडणवीस जी आए थे। अच्छा, उसी दिन हाँ, आपकी वो भी मिले। मुलाकात भी हुई थी? हाँ, उनसे भी मिले। मनोज तिवारी जी से मुलाकात हुआ, और काफ़ी अच्छे लोग, भोला सिंह हैं, उनसे हुआ, कई नेताओं से हुआ। हम आए थे, पूर्व विधायक सुब्रत, पूर्व सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी मेरे मित्र हैं, कन्नौज के। कन्नौज से जी। हाँ, दुर्भाग्य से हार गए, लेकिन स्ट्रगल वाले सांसद हैं, और वो तुष्टिकरण नीति पर चलने वाले मुखिया से लड़ते हैं, तो स्ट्रगल तो रहेगा ही। तो उनके साथ गए थे। उदित नारायण जी गायक से मुलाकात हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुआ, और काफ़ी एंजॉय किए, एंजॉय भी किया। शुभकामनाएँ दिए बेटी और उनके ओम बिरला जी के जो दामाद हैं, बेटी दामाद को मैंने शुभकामनाएँ दिया। हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ऐसे बड़े जाते हैं हम लोग, जेपी नड्डा जी के यहाँ था तब भी थे। तब भी गए थे आप? हाँ, हम जाते हैं। अभी 9 को संजय जायसवाल जी हमारे चीफ विप हैं जी, बेतिया के सांसद, बिहार के। जी। हाँ, चीफ विप वही हैं, उनका रिसेप्शन है उनके। उनका रिसेप्शन? हाँ, जाएंगे। आप लोग मिलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है एकदम? हाँ हाँ, एकदम हम लोग मिलते रहते। तो आप आए देखे, अभी माननीय कमलेश पासवान जी आप सामने ही गए। जी जी जी, वो तो गए। कल शाम को यहाँ रवि किशन जी आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, गृह प्रवेश का छोटा सा वो पूजन रखे थे उसमें। और ये सब चलते रहता है, इससे आत्मीयता और परस्पर एक दूसरे से जुड़ाव एक दूसरे के विचारों को मजबूत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? मेरा पर्यटन स्थल अगर पसंदीदा देखा जाए, उत्तर प्रदेश या देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर, उसके बाद देश में भी और विदेश में भी बताइएगा, तीनों में बताइए। अब उत्तर प्रदेश में पूछेंगे तो मुझे तो अपना कुशीनगर सबसे बेहतर एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत सर्किट एरिया लगता है। कहाँ कहाँ विदेश से लोग आते हैं। हम लोग की एक मनसा, एक आदत हो जाती है, अपने स्थल को वो तवज्जो नहीं देते हैं। पहले हम अपने ऐसे प्रमुख धार्मिक स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में तवज्जो दें, तब तो उम्मीद करें लोग बाहर से आएंगे। फिर मेरे गोरखपुर, जहाँ मैं बचपन मेरा बीता है जी, पढ़ा वढ़ा मैं गोरखपुर में ही, क्रिकेट भी खेला गोरखपुर में। आप चले जाएं वो रामगढ़ताल एरिया में, जिस रामगढ़ताल के तरफ पहले कोई जाना नहीं चाहता था, अरे कितनी गंदगी है, वो तालाब नरक है। आज जाएंगे तो आप कह देंगे कि वो मैरीन ड्राइव जो मुंबई का है वो फेल है, इतना खूबसूरत। इतना खूबसूरत। हाँ, अरे वो कौन सा वो एक गेम होता है, आरओबी, वो नौकायान
जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ था वहाँ पर हुआ था। बहुत खूबसूरत। तो गोरखपुर में तो इस समय टॉप क्लास पर्यटन स्थल हो चुका है। अब फिर हम लोग के लिए पर्यटन मथुरा है, वृंदावन है, और उसके विदेश में देखा जाए और अब तो अयोध्या भी हो गया। अब तो अयोध्या भी है। और विदेश में आपकी कहीं जाने की इच्छा हो या फिर भविष्य में इच्छा नहीं, मैंने कहीं गया हुआ नहीं हूँ, लेकिन इस साल मैं आपको बता दे रहा हूँ 15 अगस्त का झंडारोहण मैंने रसिया की राजधानी मॉस्को में किया था। अच्छा वहाँ इंडिया डे फेस्टिवल मनाया जाता है जी। 15 अगस्त के ही 2 दिन पहले से तो 2 दिन बाद तक 4 दिन का होता है। तो अब की मैं इंडिया डे फेस्टिवल पर चीफ गेस्ट में ही था। हमारे कुछ मित्र हैं वहाँ, तो मैं गया वहाँ। विनय कुमार जी एम्बेसडर थे उनके, मैं एम्बेसी में भी के कार्यक्रम में गया, वहाँ भी स्पीच दिया था। अब मैं इंडिया डे फेस्टिवल पर तो मैं दो दिन मेरा स्पीच हुआ था। 15 अगस्त को झंडारोहण भी किए, जनगण भी वहाँ हुआ था रशिया में, हाँ, मॉस्को में। मॉस्को में। हाँ, तो अच्छा लगा कि हमारे इंडियन कल्चर का सम्मान सम्मान हो रहा है। वो लोग करते हैं जिनको हिंदी आता भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं आता है, केवल रशियन लेकिन वो भी लोग बहुत सम्मान किए। बहुत सम्मान करते हैं। भारतनाट्यम और ये सब जो भी है हमारे यहाँ, कथक कला, ये सब का बड़ा वहाँ पर वो है। आपके पास हम एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर। आपको तुरंत कोई आंसर देना रहेगा 2-3 सेकंड के अंदर। आदित्य योगीनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी? दोनों लोग अपनी अपनी जगह। एक बताइए, इस रैपिड फायर क्वेश्चन। ये कोई बात नहीं, राष्ट्र स्तर पर आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्र का मुखिया नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। स्टेट को देखेंगे तो उसका सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कब कहा थे आपके ये 2 बड़े भाई हैं और इनमें एक को चुना, ये कैसे? ये आपका प्रश्न नहीं है। मेरे तो दोनों आदर्श हैं। दोनों लोग आदर्श हैं आपके। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? हाँ, ये है, ये मैं कहूँगा कि आज मोदी जी के आदर्शों में देश आगे बढ़ा है। और जब देश आगे बढ़ा है तो हम कह रहे हैं हमारे जैसा सांसद हो या योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा मुख्यमंत्री जी। इनको भी अवसर मिला तभी है जब इस राष्ट्र के समाज की मनोदशा माननीय मोदी जी ने बदल दिया, तभी तो जी। नहीं तो वो भी विपक्ष में थे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको अवसर नहीं मिल रहा था, हम लोग तो थे ही। तो मोदी जी की तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। आपके पसंदीदा नेता कौन है? नेताजी माननीय नरेंद्र मोदी। जी। आपका सबसे बड़ा राजनीतिक सपना क्या है? जनता की सेवा का इससे बढ़िया माध्यम जो इस समय मिला है जी, इससे और क्या चाहिए? यही तो वो समय है। एक बार नहीं 2 बार सांसद होना भाजपा से एक बहुत बड़ा जीवन की उपलब्धि है। आप सोचिए कि पूरे राष्ट्र के 140 करोड़ में 542 तो हैं सांसद जी, उसमें एक मैं हूँ, और एक बार नहीं दूसरी बार। तो इससे बड़ा उपलब्धि और क्या है कि आगे मैं सोचूं। अगर आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश का, तो सबसे पहले आप कार्य क्या करेंगे? बना दिया जाए जी। अरे मैं इतना बड़े पद का मैं न कल्पना किया हूँ, न सोच सकता हूँ। नहीं तो फिर नहीं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन रखा हुआ है, तो आप सबसे पहले ऐसी कौन सी योजना लेकर आएंगे जो आपको लगती है कि इस योजना को लाना चाहिए, या फिर आप एक दिन का अवसर मिलेगा जी तो मेरा प्रयास रहेगा उत्तर प्रदेश के हर गरीब जी कैसे वो अपनी गरीबी रेखा से ऊपर हो जाए, वही योजना मैं लाऊंगा। बहुत ही अच्छी योजना आपने सोची है। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी या किताब? अरे फिल्म तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहला देखा है, साबरमती रिपोर्ट। आँख खोलने वाली है।
वही जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, सोचिए जब घटना हुआ तो उस घटना के बाद लोग इस पर दिमाग ला दिए पूरे वर्ल्ड के मीडिया कि उस घटना की प्रतिक्रिया क्या हुआ। भूल गए लोग कि वो घटना क्यों हुआ, उस घटना में कौन लोग अपनी जान गंवाए, क्यों उस घटना को इतना तेज दुनिया के और भारत देश का मीडिया को माध्यम बना के और इस पर ले गया गया कि ये हो गया, वो हो गया, दंगा हो गया, ये हो गया। क्या वो एक्सीडेंट था? उस समय तो लोग कहते थे चाय वालों से स्टेशन पर झगड़ा हो गया, ये हो गया। अब समझ में आ रहा है उस पिक्चर को देखने के बाद कि 170 लीटर पेट्रोल काहेला स्टेशन के बगल में रखा गया था। तो बहुत प्लानिंग था, आँख खोलने वाला फिल्म है। मिशन इसी तरह कश्मीर आया था ना, कश्मीर फाइल्स, ये सब पिक्चर अच्छी है। पसंदीदा आपकी किताब कौन सी है जिसे आप पढ़ते हो कभी कभी? बहुत समय तो मिल नहीं पाता है, लेकिन जो किताब मोदी जी से संबंधित होता है उसको मैं रख लेता हूँ कि जब भी खाली ट्रेन वेन में रहता हूँ तो पढ़ता हूँ। उससे काफ़ी कुछ सीखने का, बोलने का, नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। समंदर पसंद है आपको या पहाड़? क्या कहा जाए, आसमान में देखे भी बिना काम नहीं चलेगा और धरती के तरफ देखे बिना भी काम नहीं चलेगा। तो धरती को देखेंगे तो समुद्र नज़र आएगा, आसमान में देखेंगे तो हिमालय नज़र आएगा। तो आपको पहाड़ों पे घूमना पसंद है या फिर आपको समंदर पसंद है? अगर पसंदीदा के तौर पर देखा जाए तो दोनों जगह मैं जाता हूँ, मैं दोनों जगह जाता हूँ। हमारा किसी भी इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। आप रामेश्वरम दर्शन करने जाएंगे तो समुद्र का दर्शन होगा ही, आप बाबा केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो आपको हिमालय दर्शन होगा ही। तो दोनों जगह मेरे पसंद है और दोनों जगह मैं दर्शन करने जाता हूँ, पहाड़ों पर भी, समुद्र पर भी। पसंदीदा गाड़ी कौन सी है आपकी? मेरे पास तो बहुत साधारण गाड़ी है, मुझे वही पसंद है जो मैं इनोवा से चलता हूँ, इनोवा ही मेरा पसंद है। कि भविष्य में लेना चाहें बड़ी गाड़ी या आपको पसंद हो? अरे हम कह रहे हैं जो बड़ी गाड़ी में चलते हैं वो लोग भी सीटें पर बैठते हैं और उनका भी सफ़र 4 घंटा लग ही जाता है। तो हम छोटे गाड़ी में चलते हैं तो मेरा भी 4 घंटे में बीत जाता है। कोई ऐसी जीवन में ये सब तमन्ना वन्ना है नहीं, क्योंकि ईश्वर का दिया जो आज है कल तो मेरे पास नहीं था जी। मैं तो स्कूटी से चलता था। तो आज जो मेरे पास इनोवा है, 2 इनोवा है, तो मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियो है। गनर के लिए स्कॉर्पियो, मेरे पास 3 गनर है। अच्छा, तो स्कॉर्पियो है। मेरा क्षेत्र वो जंगल, नदी, पहाड़ जो आप बोले हैं ना, सब मेरे क्षेत्र में है। तो इस सब की ज़रूरत के लिए वही गाड़ियाँ सब ठीक। सबसे आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो नए युवा राजनीति में आना चाहते हैं वो राजनीति कैसे करें, एक बेहतर नेता कैसे बन पाएँ? राजनीति करना है अगर जी तो उनको पहले सामाजिकता निभाना चाहिए, क्योंकि सामाजिकता और राजनीति दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं। अगर आपने सामाजिकता नहीं निभाया तो राजनीति मिल जाएगा चंद दिन के लिए, वो अस्थायी नहीं रहेगा आपके पास। राजनीति का पद एक्सीडेंटल मिल सकता है, वो पद आपके पास अस्थायी तो नहीं रहेगा। लेकिन सामाजिकता के रास्ते से अगर आप राजनीति में आएंगे तो मान के चलिए कि आप सफल भी रहेंगे और वो राजनीति का दिन आपके पास ज़्यादा दिन रहेगा। इसलिए किसी भी युवा को पहले सामाजिकता निभाने की, त्याग, संघर्ष की भावना जब तक नहीं होगा तब तक वो राजनीति की ओर मत देखे। ऐसे बहुत से लोग एक्सीडेंटल आ जाते हैं, चला रहे हैं एनजीओ, हो गए विधायक, कितना दिन रहोगे, कई टर्म रहोगे। लेकिन जिसने ज़मीन से जुड़ के गरीबों के लिए संघर्ष किया, अपने मिशन पर जो रहा है, अगर वो आएगा तो ज़्यादा दिन रहेगा
उसको हटा पाना उसके विरोधियों के लिए बड़ा मुश्किल बड़ा होता है। मुश्किल होता है। और नए युवाओं के लिए सबसे बेहतर समय कौन सा है राजनीति करने का? यही है समय, इससे अच्छा क्या समय है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक असहाय परिवार को, युवाओं को, महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बता दिया। आज सब लोग अपना अधिकार जान रहे हैं। जी। कल के दिन उनको कोई भी बहकावे में करके अपना हर राजनीतिक उल्लू सीधा कर लेता था। क्या आज का वो दौर है? किसी को आप पट्टी पढ़ा के और उसको मोड़ सकते हैं? आज हर एक आम परिवार भी अपने अधिकार को जानता है, क्योंकि महिलाएं आज माननीय मोदी जी के मिशन पर, अभियान पर चलते हुए आज महिलाएं सशक्तिकरण हुए हैं। आज युवा भी आगे बढ़ रहा है, उसको मालूम है डिजिटल इंडिया, डिजिटल अभियान से जो माननीय मोदी जी ने देश को जोड़ा है आधुनिकता की तरफ ले जाकर जी। इस समय युवाओं के लिए जो अवसर है, इससे बेहतर अवसर आगे बढ़ने का कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए हमारे चैनल धन्यवाद आपको भी पॉलिटिक्स में। कि हम लोग भी सामाजिकता निभाते हैं, तो कभी कभी सोचते हैं कि पुरस्कार यही ना है कि हमारे किए के अच्छे कर्मों का पुरस्कार यही है कि वो आपके माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंच जाता है। आकाश टॉक्स पॉलिटिक्स एक बहुत ही बेहतर चैनल है। मैं ये मानता हूँ आप लोग जनप्रतिनिधि से एक पारदर्शिता की तरह केवल उनके उपलब्धि नहीं, आप उनके अवगुण को भी पूछ रहे हैं जी। ये मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा एक पहल है आपने किया है। आपको हर सांसद जी के पास जाकर माननीय सांसदगणों से और उनका ये थीम जानना चाहिए, जनता तक पहुँचाना चाहिए, युवाओं तक पहुँचाना चाहिए, जिससे कि सबके सोच का आधार बन के समाज को उसका लाभ मिले। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। मैं नमस्ते।